चैप्टर 1। क्या वह फिर से जन्मी थी? आज का मौसम बहुत अच्छा था। मरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिन था। हे शिन्यान सड़क के बीच में पड़ी थी और आसपास खून का एक छोटा सा पोखर बन रहा था। वो सोच रही थी कि क्या किसी ने देखा था कि आज का आसमान कितना सुंदर था। कैसे नीला रंग एक साथ हल्का और गहरा दोनों दिख रहा था। आसमान में बहुत से फूली हुई बादल थे जो मरते हुए शरीर के ऊपर एक खूबसूरत दृश्य बना रहे थे। कार्डबोर्ड का डब्बा गिर गया था और उसका घर का सामान सड़क पर गिर गया था। उसकी माँ की एक तस्वीर, एक अखबार जिसमें उसका नाम था। तो यही था उसका मरने का तरीका। गाड़ियों की हॉर्न बजती जा रही थी, चाहे उनके रास्ते में एक लाश पड़ी हो, और एक छोटी सी भीड़ बन चुकी थी जो उसके बारे में फुसफुसा रही थी। हे शिन्यान को ये सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या लोग उसके कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे, या अगर उन्होंने उसे पहचाना था और वेली युयान द्वारा बनाए गए झूठ के बारे में बात कर रहे थे। वह अपने पिछले कुछ सालों के बारे में सोच रही थी, जब सब उसे नफरत करते थे, उसे गालियां देते थे। अब ये सब कुछ मायने नहीं रखता था। हे शिन्यान को महसूस हुआ कि उसकी चेतना धीरे धीरे दूर जा रही थी और उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। वह धीरे धीरे कार का दरवाजा बंद होने की आवाज सुन रही थी और धीरे धीरे मजबूत कदमों की आवाज बढ़ती जा रही थी। दुनिया घूम रही थी और वह बस सोचना चाहती थी। आखिरी चीज जो उसने देखी थी वो एक चेहरा था, एक बहुत ही सुंदर चेहरा। कॉलेज के मैदान में कोई नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि गर्मी का मौसम अपने पूरे जोरों पर था। जमीन तप रही थी और यहाँ तक कि पक्षी भी खामोश थे। आज वीकेंड था, इसलिए सबने अपने डॉर्म रूम में ही रहना चुना था। कमरे में ऐसी चल रही थी जो थोड़ा ठंडा कर रहा था। हे शिन्यान अपने छोटे से बिस्तर पर गहरी नींद में थी। उसका शरीर पूरी तरह से शांति में था। अचानक उसकी छाती उठी और वह महसूस करने लगी जैसे वो सांस नहीं ले पा रही हो। एक तेज सांस लेते हुए हे शिन्यान की आंखें खुली और वह जल्दी जल्दी और उथली सांसें लेने लगी। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और इधर उधर देखा। ये उसका कमरा नहीं था। उसने अपनी आंखें कई बार रगड़ी और फिर से देखा। हे शिन्यान को याद आया कि ये तो कॉलेज का डॉर्म है जहां वह 8 साल पहले रहती थी। जब वो सीनियर थी तो उसे खुशन सीबी से 1-2 लोगों वाला डॉर्म मिला था जिसमें केवल वह और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रहती थी। लेकिन ये यहाँ कैसे? हे शिन्यान धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और थोड़ा लड़खड़ाते हुए अपने संतुलन को वापस पाया। उसने चारों ओर दीवारों को देखा, लेकिन कोई कैलेंडर नहीं दिखा। उसकी नज़र डेस्क पर पड़ी और उसने फोन उठाया। समय था 2:00 PM और तारीख थी 6/2। साल नहीं दिख रहा था, तो हे शिन्यान ने जल्दी से कैलेंडर खोला। साल था 2018, 8 साल पहले। 2018 8 साल पहले था। ये यहाँ कैसे? हे शिन्यान ने सोचा कि उससे पहले क्या हुआ था जब वो बेहोश हुई थी, लेकिन सब कुछ टूट-फूट में था। कार एक्सीडेंट। हे शिन्यान की आंखें चौड़ी हो गई और उसने अचानक याद किया कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। क्या ये सपना था? शायद वो कोमा में थी और सिर्फ सपना देख रही थी। हाँ, यही होना चाहिए। हे शिन्यान घबराते हुए कमरे में इधर उधर चल रही थी, खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी। अगर ये सपना था तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं होना चाहिए था। हे शिन्यान ने अपना हाथ ऊपर किया और अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। आह! और ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और वो मिंगर अंदर आई। शिन्यान, तुम क्या कर रही हो? खाने की खुशबू है शिन्यान की नाक में घुसी और उसने देखा कि मिंगर के हाथ में चिकन का बैग था। अगर ये सपना था तो खुशबू कैसे आई और दर्द क्यों महसूस हो रहा था? उसकी नज़र मिंगर के चेहरे पर गई और उसने जोर से सांस ली। मिंगर के बाल कब से छोटे हो गए थे? मिंगर, आज की तारीख क्या है? वो मिंगर ने अपना चेहरा इस तरह से बनाया जैसे वह किसी मूर्ख सवाल का जवाब दे रही हो। 2 जून 2018। तुम्हें क्या हो गया है? हे शिन्यान ने अपना हाथ माथे पर रखा और आंखें बंद कर लीं। ये सपना नहीं लग रहा था।
तो फिर वो यहाँ कैसे थी? क्या हो सकता है वो फिर से जन्मी हो? वो अब सिर्फ 22 साल की थी। उसकी सुंदरता अपने चरम पर थी। हे शिन्यान ने उस समय को याद किया। हाँ, उसे इस वक्त सु झिमिंग के साथ डेट करना चाहिए था। जब उसने उसका नाम सोचा तो हे शिन्यान का चेहरा गुस्से और नफरत से भर गया। सु झिमिंग उसी स्कूल में था, 18 फिल्म यूनिवर्सिटी में, और वो हे शिन्यान से 1 साल बड़ा था। जब हे शिन्यान ने पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था, तब सु झिमिंग ने उसका पीछा करना शुरू किया था और कहा था कि वह उससे बहुत प्यार करता है। शुरुआत में हे शिन्यान को कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने कई बार उसे नकारा था, लेकिन तीसरे साल में उसकी निरंतरता ने उसे प्रभावित किया और उसने डेट करने का फैसला किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस समय वह पहले ही अपनी सौतेली बहन ली युयान के साथ रिश्ते में था। सु झिमिंग, जो एक बहया आदमी था, नहीं चाहता था कि वह उस लड़की को छोड़ दे जिसे उसने 3 साल तक पीछा किया था, लेकिन वह ली युयान को भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने दोनों को डेट किया। उसने हे शिन्यान के साथ 6 साल तक धोखा किया। 6 साल तक वो उस घटिया इंसान के साथ रही और शादी से ठीक पहले उसने अपनी बेवफाई पकड़ ली। वो वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई जब सु झिमिंग ने कहा था कि वो नहीं चाहता कि वो गंदे शोबिज में हो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सु झिमिंग का एंटरटेनमेंट बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका था और ली युयान भी एक ए-लिस्ट सेलिब्रिटी बन चुकी थी। अंतिम 2 सालों में ली युयान ने हे शिन्यान के बारे में तरह तरह के स्कैंडल बनाए। जब ली युयान की सगाई सु झिमिंग से हुई थी, तो उसने दर्शकों के सामने ये कहा था कि हे शिन्यान ने उसे छिपकर सु झिमिंग को छीन लिया और वो हमेशा गलत थी। इसके बाद उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और ठीक बाद में उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। वह कार एक्सीडेंट जिसने उसे पूरी जिंदगी में एक हिस्सा खो दिया। क्या हुआ? वू मिंगर ने पूछा। हे शिन्यान ने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए सिर झुकाया और कहा, कुछ नहीं, तुम खाना खाओ, मुझे कुछ सोचना है। हे शिन्यान बिस्तर पर बैठी और कुछ देर के लिए अपने दिमाग को शांति दी। वो नहीं चाहती थी कि पुरानी गलतियां फिर से हों। इस बार वो कुछ बदलने वाली थी। उसकी आंखें खुली और उसने तारीख को फिर से देखा। 6-2-2-0-1-8। ये कैसी तारीख थी? उसने अपना फोन उठाया और कुछ देर तक उसे घूरा। पहले संदेश में सु झिमिंग का नाम था। चैप्टर 2, पैसा या करियर? हे शिन्यान फोन स्क्रॉल कर रही थी और बहुत ही शांत लहजे में बोली, मैं एक्सरसाइज करने नहीं जा रही, मैं एक धोखेबाज को पकड़ने जा रही हूँ। ड्राइवर। जब वे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट के पास पहुंचे, तो हे शिन्यान कार से उतरी और सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास से बिना कुछ कहे सीधे अंदर चली गई। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर पहुंची, उसने वू मिंगर को कॉल किया। मिंगर ने अभी अभी खाना खाया था और एक झपकी लेने ही वाली थी। तभी फोन बजा। शिन्यान। वू मिंगर ने मीठे स्वर में कहा। हे शिन्यान ने लिफ्ट का बटन दबाया और बोली, मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगी, तुरंत उसे सेव कर लेना और एक कॉपी भी बना लेना। हैरान मत होना और किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? वू मिंगर ने थोड़ी हैरानी से सिर खुजलाया। कौन सा वीडियो? सब कुछ बाद में बताऊंगी। 30 मिनट में हॉसू कॉफी शॉप में मिलते हैं। ठीक है। कॉल खत्म करके हे शिन्यान ने अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए सु झिमिंग का अपार्टमेंट ढूंढा। ये वही अपार्टमेंट था जिसे उसने खुद खरीदा था, अपने पापा के दिए पैसों से सु झिमिंग के लिए। उसने एक गहरी सांस ली और बैग से चाबी निकाली। ये पहली बार था जब वह इस चाबी का इस्तेमाल कर रही थी, और वो भी इस वजह से कि सु झिमिंग को ली युयान के साथ रंगे हाथों पकड़ सके। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल नीचे किया। गुस्सा, घबराहट और दर्द सब एक साथ उबल रहे थे। वह कमरे में धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। लिविंग रूम और स्टडी एरिया खाली था, मतलब झिमिंग शायद बेडरूम में था, या फिर ऑफिस में भी हो सकता था। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। शिन्यान आगे बढ़ी
और दरवाजे को धीरे से खोला। एयर कंडीशन की ठंडी हवा चेहरे से टकराई और सबसे पहले उसे बिस्तर पर 2 लोगों के नग्न शरीर दिखाई दिए। धूप कमरे में चमक रही थी, जिससे वह साफ देख सकी। सु झिमिंग और ली युयान, वो दोनों शायद सो रहे थे। शायद अभी-अभी उनका अफेयर खत्म हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। उसका चेहरा जलने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। फिर उसने कंबल एक झटके में खींचकर फर्श पर फेंक दिया। बिस्तर पर पड़े दोनों लोग हड़बड़ाकर उठ बैठे। ली युयान ने जैसे ही हे शिन्यान का चेहरा देखा, एक जोरदार चीख मारी। वो इधर-उधर देखने लगी, खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढते हुए, और झिमिंग की ओर इशारा किया कि उसे कुछ करे। लेकिन सु झिमिंग तो जैसे सदमे में था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह धीरे से हाथ उठाकर बोला, रुको, वीडियो मत बनाओ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुनो मेरी बात। और फिर वो फोन छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हे शिन्यान तैयार थी। उसने तुरंत फोन पीछे कर लिया। रुको वहीं, मैं ये वीडियो सीधे तुम्हारी कंपनी के ग्रुप चैट में भेज रही हूँ। एक गलती और सब कुछ वायरल हो जाएगा। सु झिमिंग तुरंत जम गया, हिल भी नहीं सका। हे शिन्यान ने दोनों को घूरते हुए कहा, हद है, मुझसे धोखा किया और अब डर भी रहे हो? वो ड्रॉर की ओर गई और उसे खोलकर देखा। अंदर औरतों के कपड़े थे, जो उसके नहीं थे। मतलब ली युयान तो पहले से ही यहाँ रह रही थी। 6 साल तक वह इन दोनों के झूठ में जीती रही थी। सबसे कीमती साल उसने एक ऐसे आदमी को दिए, जिसने कुछ भी डिजर्व नहीं किया। वह वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर चुकी थी। उसने हाथ बांधकर दोनों को घूरा। शिन्यान, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वीडियो डिलीट कर दो, ली युयान ने गिड़गिड़ाकर कहा। हे शिन्यान हंसी, डर लग रहा है? क्यों? ये वीडियो तो तुम्हें बहुत फेमस कर देगा, सुपरस्टार बना देगा। शिन्यान, इतनी बेरहम मत बनो, सु झिमिंग चिल्लाया। हे शिन्यान हंसते हुए बोली, बेरहम? मैं? जिस इंसान ने 6 साल मेरा समय बर्बाद किया, मेरे भरोसे का मजाक उड़ाया, वो मुझ पर चिल्ला रहा है? ली युयान का चेहरा सख्त हो गया। अब वो गिड़गिड़ा नहीं रही थी। क्या चाहती हो तुम? हे शिन्यान को गुस्सा और हैरानी एक साथ हुई। वाह! अब दोषी लोग उससे पूछ रहे थे कि वो क्या चाहती है? क्या चाहिए? उसने नाखूनों से खेलते हुए कहा, ज्यादा नहीं। चूंकि हमारा रिश्ता झूठा था, तो चलो हिसाब करते हैं। वो सु झिमिंग की ओर मुड़ी। हमने 2 साल डेट किया। तुमने मुझे कितने गिफ्ट दिए, मैं एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकती हूँ। और मैंने महंगे कपड़े, शूज, बैग्स और ये फ्लैट भी, ये सब मैंने दिया। अब इसका हिसाब करो। सु झिमिंग बोला, तुमने अपनी मर्जी से दिया था, मैंने तो नहीं मांगा था। मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। लेकिन अब पता चल गया, वो सब झूठ था। तुम्हें बोलने का हक नहीं है, उसने बीच में टोकते हुए कहा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मुझे $50,000 दे दो, या ये वीडियो पब्लिक में वायरल हो जाएगा। फिर देखना तुम्हारी कंपनी का क्या हाल होता है। सु झिमिंग चुप हो गया। वो जानता था कि उसकी कंपनी अभी नई थी, और ऐसे स्कैंडल से सब कुछ खत्म हो सकता था। मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, इसलिए ज्यादा नहीं मांग रही। फ्लैट और बाकी चीजों के बदले बस $50,000। ली युयान भड़क गई। $50,000? क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें लगता है कि ये पागलपन है, तो दूसरा तरीका है, मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। फिर जब मन शांत होगा, तो कोई पैसा नहीं मांगूंगी। बोलो, कौन सा ऑप्शन पसंद है? ली युयान भी अभी-अभी इंडस्ट्री में आई थी। अगर अफेयर की खबर बाहर गई, तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। सु झिमिंग ने कहा, मेरे पास 50,000 नहीं है। हे शिन्यान ने कंधे उचका दिए। पैसे नहीं? फिर वीडियो भेजना पड़ेगा। ली युयान झल्लाकर उठी, एक कपड़े से खुद को ढकते हुए बोली, 10,000 देती हूँ, अभी भेजती हूँ।
हे शिन्यान ने आंखें घुमाई और मुड़ी। 1 महीना है तुम्हारे पास। या $50,000 दो, या अपना करियर दो। पसंद तुम्हारी। ली युयान ने झिमिंग को जोर से धक्का दिया और उसे इशारा किया। झिमिंग भागता हुआ है शिन्यान के पीछे आया। रुको, वीडियो डिलीट करो। उसने शिन्यान का फोन छीन लिया और मैसेज ऐप खोला। वीडियो देखते ही उसकी आंखें फट गईं। तुमने ये पहले ही भेज दिया? चैप्टर 3 यांग याकी। झिमिंग ने झपट कर ही शिन्यान का फोन छीन लिया और तुरंत मैसेजेस में जाकर वीडियो देखने लगा। जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने ये पहले ही भेज दिया? ही शिन्यान ने एक तिरस्कार भरी हंसी हंसी फोन वापस छीना और कमरे से बाहर निकल गई। अपार्टमेंट के अंदर जो आत्मविश्वास उसके चेहरे पर था, वो जैसे ही वो लिफ्ट में घुसी टूटकर बिखर गया। लिफ्ट के बंद होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप रोती रही। आखिर उसने झिमिंग से प्यार किया था। उसे लगता था कि उनका रिश्ता लंबा चलेगा, शायद शादी तक पहुंचेगा। पर वो बेवकूफ थी, पूरी तरह से। लेकिन अब जब किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है, तो वो उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेगी। उधर अपार्टमेंट में ली युयान चिढ़ी हुई थी। जल्दी जाओ उसके पीछे। अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे उसकी मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। जा रहा हूँ। ज्यादा चिल्लाओ मत। झिमिंग बड़बड़ाया और जल्दी से अपनी पैंट पहनने लगा। तुमसे कुछ होता ही नहीं। जब वो कमरे में आई थी, तभी फोन छीन लेना था। अरे मैं भी तो शॉक में था। दोनों दौड़कर लिफ्ट तक पहुंचे, लेकिन ही शिन्यान तो कब की जा चुकी थी। नीचे जाकर देखा तो पार्किंग में उसकी कार भी गायब थी। कार में बैठते ही शिन्यान ने वू मिंगर को कॉल किया। शिन्यान, ओ माय गॉड, तुम अकेली ही झिमिंग को पकड़ने गई थी? और वो भी ली युयान के साथ? तुम हाउसू कॉफी शॉप पहुंची? हाँ, मैं तो पहले से ही आ गई हूँ। 5 मिनट में ही शिन्यान वहां पहुंच गई और विंडो वाली टेबल पर वू मिंगर को बैठा देखा। गर्मी इतनी थी कि कमरे में घुसते ही उसने कॉलर को खींचकर खुद को ठंडा करने की कोशिश की। वू मिंगर ने उसे हाथ हिलाकर बुलाया। शिन्यान बैठते ही देखती है कि टेबल पर 3 स्लाइस स्ट्रॉबेरी केक रखे हैं, इस शॉप की सबसे फेमस चीज। शिन्यान अकेली ही तीनों स्लाइस खा सकती थी, और साथ में फ्रूट टी हो तो मजा ही आ जाता था। यान्यान, वू मिंगर ने प्यार से उसका निकनेम पुकारा, थोड़ी डरते हुए कि कहीं कुछ गलत न कह दे। तुम उस वीडियो का क्या करने वाली हो? मैंने उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया है, और इस USB ड्राइव में भी। शिन्यान ने ड्राइव को उठाकर घुमाया और हंसी। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करने वाली। बस थोड़ा डराना चाहती थी उन्हें। बस डराना? तुम उन्हें यूं ही छोड़ दोगी? अभी के लिए। वू मिंगर कुछ उलझन में थी। जो लड़की उसके सामने बैठी थी, वो जैसे एकदम से 10 साल बड़ी हो गई हो। ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत। फिर शिन्यान ने पूरी कहानी संक्षेप में बता दी, झिमिंग के धोखे से लेकर उस वीडियो तक। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, वो मिंगर का गुस्सा भी बढ़ता गया। जैसे ही स्ट्रॉबेरी केक का दूसरा टुकड़ा खत्म हुआ और फ्रूट टी का आखिरी घूंट भी पी लिया, वो मिंगर को कुछ याद आया। शिन्यान, कल शाम को एक पार्टी है। सिस्टर यांग ने खास कहा है कि तुम्हें जरूर आना है। और हाँ, फॉर्मल ड्रेस में। सिस्टर यांग? शिन्यान ने थोड़ी देर सोचकर याद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि अगर तुम नहीं आई तो वो कंपनी से तुम्हें निकाल देंगी और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का फाइन भी देना पड़ेगा। शिन्यान मुस्कराई। वो बस धमकी देती है, असल में कुछ नहीं कर सकती। अब शिन्यान को पता था कि यांग याची कैसी इंसान है। घर लौटकर दोनों अपने डॉर्म में पहुंचे। शिन्यान ने अपनी वही पुरानी इवनिंग गाउन निकाली जो वो हर पार्टी में पहनती थी। तुम फिर वही ड्रेस पहनोगी? तुमने इसे पहले भी कई बार पहना है, वो मिंगर ने नाराज होकर कहा। तुम ही परिवार की असली बेटी हो, लेकिन देखो कैसी हालत में रह रही हो। और वो ली युयान, एक नाजायज बच्ची होकर भी हवेली में रहती है, उससे ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है। शिन्यान ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा,
कोई जरूरत नहीं। लड़कों को तो बस मेरा चेहरा देखना है और ये जानना है कि ड्रेस जल्दी फटेगी या नहीं। रूम में लाइट बंद कर दी गई, लेकिन ऐसी चालू रहा। इतनी गर्मी और उमस में बंद कमरे में सोना नामुमकिन था। शिन्यान ने करवट बदली और आंखें बंद की। लेकिन ना जाने क्यों कल की पार्टी को लेकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन क्या? कुछ याद करते हुए उसे ख्याल आया, उसकी और ली युयान की जर्नी लगभग साथ ही शुरू हुई थी। बस फर्क इतना था कि ली युयान ने अपने पिता बाई जियावई के जरिए एंटरटेनमेंट कंपनी में एंट्री ली थी। वही शिन्यान ने खुद के टैलेंट से कई टॉप कंपनियों में जगह बनाई थी। दुर्भाग्य से दोनों अभी एक ही कंपनी में थी और एक ही मैनेजर के अधीन, यांग याची। शिन्यान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यांग याची का नाम ही अब चुभता था। पिछली जिंदगी में यांग ने भी उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कई सालों तक शिन्यान को समझ ही नहीं आया कि ली युयान ने यांग याची को घूस दी थी। अब सोचने पर सब कुछ साफ दिखता था। क्यों सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स ली युयान को मिलते थे? क्यों हर बार ही शिन्यान का नाम किसी स्कैंडल में घसीटा जाता था? और फिर अचानक शिन्यान की आंखें खुल गईं। कल की पार्टी। पिछली जिंदगी में उसी पार्टी में उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। अध्याय 4, जन्मजात बीमारी। पिछले जन्म में अगली रात ही वो रात थी जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। ही शिन्यान के हाथ चादर में भींच गए। उसका चेहरा गुस्से और घबराहट से लाल हो रहा था। आंखों में पुरानी यादें लौट आई थीं। वो डरावनी रात और यांग याची, वही औरत जिसे उसने अपना गाइड, अपना मेंटर समझा था, उसी ने उसे धोखा दिया था। पिछले जन्म में एक पार्टी में उसने जानबूझकर उसके कपड़ों पर वाइन गिरा दी थी। फिर बड़ा बहाना बनाकर बोली, चलो चलो वॉशरूम में धो देते हैं, और फिर उसी वॉशरूम में उसे बेहोश कर दिया गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वो एक अंधेरे कमरे में थी और उसके चारों ओर गंदे, बूढ़े, रईस आदमी थे। वो लोग जो पैसा देकर लड़कियों की इज्जत खरीदते हैं। ही शिन्यान को आज भी वो रात याद है और उसका बदन कांप जाता है। उसके बाद उसी पार्टी की तस्वीरें और वीडियो लीक हो गए और ली युयान ने उसे बदनाम कर दिया। पूरी इंडस्ट्री में फैल गया कि उसने नाम और शोहरत के लिए बड़े बड़े सीईओएस के साथ सब कुछ किया। लेकिन अब नहीं। अब की बार वो न बेवकूफ बनेगी, न चुप बैठेगी। अब उसे समझ आ चुका था, या तो इस मैनेजर से पीछा छुड़ाओ या फिर जिंदगी भर इस्तेमाल होती रहो। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक न्यूकमर होने की वजह से उसे अपना मैनेजर चुनने की आज़ादी नहीं थी। अगर उसे इससे निकलना था तो या तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा या कंपनी छोड़नी पड़ेगी, और उसमें भारी जुर्माना देना पड़ता। अंधेरे कमरे में लेटी शिन्यान की आंखें चमक उठीं। तो क्या हुआ? मैं जुर्माना भर दूंगी, लेकिन अब उनके खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। अगले दिन शाम को सूरज डूब चुका था। ही शिन्यान और उसकी बेस्ट फ्रेंड वू मिंगर तैयार होकर पार्टी में जा रही थी। वू मिंगर ने किराए की कार ली थी, नई चमचमाती कार। वो खुद ही चला रही थी और खुद को प्रोफेशनल ड्राइवर समझ रही थी। होटल पहुंचने पर ही शिन्यान स्टाइल में उतरी। आज वो कुछ और ही महसूस कर रही थी। पुरानी ही शिन्यान नहीं, ये नई शिन्यान थी, जो धोखा खाना नहीं जानती, जो अब सबको मात दे सकती है। पिछले जन्म में वो बहुत मासूम थी, न किसी के खिलाफ सोचा, न साजिश रची। लेकिन अब उसे पता चल गया था, ये ग्लैमर की दुनिया सीधी साधी लड़कियों के लिए नहीं है। उसने कभी अपने पिता से मदद नहीं ली, सब कुछ खुद के दम पर किया। लेकिन अब वो चालाक बन चुकी थी। जरूरत पड़े तो खेल खेलना आता है उसे। उसका नीला गाउन बिल्कुल परियों की ड्रेस जैसा लग रहा था, ऊपर से फिट, कमर को उभारता हुआ और नीचे से जमीन तक फैलता हुआ, जैसे नीले आसमान का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। जैसे ही वो रेड कारपेट पर चली, कैमरे उसकी तरफ मुड़ गए। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। वो एक सितारे की तरह चमक रही थी।
शिन्यान। पीछे से आवाज आई, यांग याची। हाँ, वही यांग याची जिसने उसे बर्बाद किया था। पर आज ही शिन्यान के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हंसी थी। यांग याची उसकी खूबसूरती का फायदा उठाती थी। उसे हर पार्टी में इसलिए लाती थी ताकि सीईओ लोग उसे पसंद करें और वो उन्हें शिन्यान के जरिए खुश कर सके। असल में ये सब ली युयान को ऊपर चढ़ाने की प्लानिंग थी। शिन्यान को सिर्फ भीड़ में उलझाकर रखा गया था। और आज की पार्टी, यही वो रात थी जहां पिछली बार उसकी जिंदगी तबाह हुई थी। फिर वही ड्रेस? यांग याची ने घूरते हुए कहा। ही शिन्यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। आपने फॉर्मल बोला था, तो यही पहन लिया। यांग याची ने ताना मारा, तुम और युयान एक ही बाप की औलाद हो। लेकिन फर्क देखो। शिन्यान ने मुंह नहीं लगाया, सिर्फ हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान दी। देखो वहाँ, वो सीईओ लियू है। बहुत पैसे वाले आदमी हैं। अगर उनसे बात जम जाए, तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। शिन्यान ने एक बार देखा और तुरंत मुंह फेर लिया। सिस्टर यांग, उसने शांत लहजे में कहा, मुझे एक जन्मजात बीमारी है। कौन सी बीमारी? मुझे बचपन से ही एक बहुत अजीब आदत है। मैं लोगों को उनके लुक से जज करती हूँ, खासकर मर्दों को। तो अगर सामने वाला ज्यादा बदसूरत हुआ तो मैं कांपने लगती हूँ। उल्टी भी हो सकती है, और ज्यादा हुआ तो बेहोश भी। यांग याची का चेहरा तमतमा गया। तो वो देखो, सीईओ चेन। उनसे बात करो। उनकी शक्ल भी मेरी ब्यूटी टेस्ट में नहीं आती। शिन्यान ने सिर खुजलाते हुए कहा। अब यांग याची फटने ही वाली थी। बकवास बंद करो। शिन्यान ने सिर एक तरफ टिल्ट किया। अगर सीईओ से मिलवाना है तो कोई हैंडसम ढूंढो। तुम्हें इंडस्ट्री में रहना है या नहीं? ही शिन्यान के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। तुम्हारे साथ रहकर तो बिल्कुल नहीं। उसने मन में सोचा, लेकिन बोली नहीं। अरे देखो उधर, वो जो कोने में खड़ा है, वो तो काफी अच्छा दिख रहा है। क्यों ना उससे मिलवा दो? यांग याची ने आंखें घुमा ली। उसकी तो सोचो भी मत। अध्याय 5, नाजायज औलाद। जैसे ही शिन्यान ने कोने में खड़े उस हैंडसम आदमी की तरफ इशारा किया, यांग याची ने आंखें घुमा दी। उसके बारे में तो सोचो भी मत। यांग याची ने नाक चढ़ाते हुए कहा, वो है गु येचेन, गु ग्रुप का सीईओ, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। वो लिस्ट एक्ट्रेसेस को घास नहीं डालता, तो तुम्हें क्या देखेगा? ही शिन्यान ने हाथ बांधते हुए कहा, लिस्ट एक्ट्रेसेस मुझ जितनी खूबसूरत थोड़ी होती है। यांग याची ने खींचतान करके उसे सीईओ लियू के पास खड़ा कर ही दिया। जैसे ही सीईओ लियू की नजर ही शिन्यान पर पड़ी, उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे कोई घिनौना सपना साकार हो गया हो। वो बार बार ही शिन्यान का हाथ पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन शिन्यान हर बार बच निकली। कुछ देर बाद वो मुस्कुरा कर बोली, मैं जरा कुछ खाने जा रही हूँ, और वहां से निकल गई। यांग याची ने उसकी पीठ को ऐसे घूरा जैसे उसकी आत्मा को चीर देना चाहती हो। फिर खुद भी एक बहाना बना के सीईओ लियू से पीछा छुड़ाया और कोने में जाकर अपना फोन निकाला। उसने ली युयान को टेक्स्ट किया, युयान, क्या हमें सच में ये करना चाहिए? अगर ही शिन्यान को पता चला तो वो बहुत नाराज होगी। कुछ सेकंड बाद ही जवाब आया, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं भी ही परिवार की बेटी हूँ। मेरी सुनो, वरना इंडस्ट्री में रहना भूल जाओ। यांग याची का चेहरा उतर गया। उसे ये बात चुभ गई कि ली युयान सिर्फ एक नाजायज औलाद थी, फिर भी ही परिवार के नाम पर सबको ऑर्डर देती फिरती थी। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, ही परिवार की कहानी की तरफ। ही कॉर्पोरेशन, ही शिन्यान के ननिहाल की कंपनी थी। उसके नाना चाहते थे कि उनकी बेटी ही युशिन किसी बड़े अमीर घराने में शादी करे, ताकि कंपनी का नाम और ऊंचा हो। लेकिन ही युशिन ने दिल दे दिया बाई जियावेई को, एक आम इंसान जिसका कोई बड़ा नाम नहीं था। उसके पिता को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। फिर भी युशिन ने हार नहीं मानी और बाई जियावेई से शादी कर ली। शादी के बाद
ही यूशिन ने आधी कंपनी के शेयर अपने पति को दे दिए ताकि कोई उन्हें कमजोर ना समझे। दोनों ने साथ मिलकर कंपनी को खूब ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन कुछ साल बाद, जब ही शिन्यान बहुत छोटी थी, उसकी मां बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। ही शिन्यान के तीसरे जन्मदिन से ठीक पहले ही यूशिन की मौत हो गई। मां के गुजरने के एक महीने बाद बाई जियावे ली हुईरान और उसकी बेटी ली युयान को घर ले आया। शुरू में ही शिन्यान को लगा ये लोग कुछ दिन रहकर चले जाएंगे, पर वो कभी नहीं गए। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि बाई जियावे ने ही यूशिन को धोखा दिया था। ली युयान तो ही शिन्यान से 2 साल बड़ी थी, यानी वो पहले ही पैदा हो चुकी थी। जब ही शिन्यान को ये सच्चाई पता चली, तब से उसके और उसके पिता के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन अब बहुत वक्त बीत चुका था, और ये भी सच था कि ही यूशिन की मौत तक बाई जियावे ने उनका बहुत ख्याल रखा था। वापस पार्टी में यांग याची ने फोन कसकर पकड़ रखा था। उसके मन में उबाल आ रहा था, अगर पैसे की जरूरत न होती तो मैं कभी इस जैसी लड़की के लिए काम ना करती। एक नाजायज औलाद, और खुद को रॉयल्टी समझती है। गुस्से में ही वो वाइन का ग्लास उठाती है और ही शिन्यान की तरफ बढ़ती है। इस बीच ही शिन्यान के चेहरे पर मुस्कान है। वो केक का आखिरी टुकड़ा खा रही थी और कोने में खड़े गु येछेन को निहार रही थी। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था। शक्ल जानी पहचानी लगती है, शायद पिछले जन्म की कोई याद। वो प्लेट वेटर को थमाती है और देखती है कि यांग याची उसकी ओर बढ़ रही है, वाइन का ग्लास हाथ में लिए हुए। कुछ तो गड़बड़ है, और ये सीन तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। शिन्यान, यांग याची ने नाटकीय अंदाज में पुकारा, और फिर जानबूझकर ठोकर खाकर लड़खड़ाई, जैसे गिरने वाली हो। वाइन का ग्लास हवा में झूमा, लेकिन उससे पहले कि कुछ गिरता, ही शिन्यान ने एक उंगली से ग्लास को ऐसे परे धकेला जैसे कोई निंजा हो। छन, ग्लास जमीन पर गिरा। वाइन यांग याची की पीली ड्रेस पर गिर गई। ऊप्स, सॉरी, ही शिन्यान ने मासूम मुस्कान के साथ कहा। पूरा हॉल उस ओर देखने लगा। सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। ही शिन्यान, यांग याची चीखी, यहाँ। ही शिन्यान ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, जैसे स्कूल में हाजिरी दे रही हो। तुमने जानबूझकर किया, है ना? ही शिन्यान ने आवाज और तेज की, ताकि सब सुने। सिस्टर यांग, आपने मुझ पर वाइन गिराने की कोशिश की। मैंने तो बस अपना बचाव किया। यांग याची के मुंह से कुछ निकल ही रहा था, पर वो खुद को रोक गई। सबकी निगाहें जो उस पर थी। धीरे से बोली, मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस भी कर दूंगी। ही शिन्यान मुस्कुराई और बोली, तो कर दो। चैप्टर 6 पावरफुल एंड कनिंग। तो कर लो जो करना है। पूरा हॉल एकदम सन्न रह गया। सबने हैरानी से देखा, ये छोटी सी स्टार आखिर है कौन? कोई आर्टिस्ट अपने मैनेजर को खुलेआम ऐसे जवाब नहीं देता। और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना? इसका मतलब है सीधे $50,000 का फाइन। जब तक कोई बहुत फेमस और अमीर न हो, इतनी बड़ी रकम खुद से भरना नामुमकिन होता है। लेकिन ये लड़की, इतनी खूबसूरत, लेकिन अभी तक फेमस नहीं दिख रही थी। ही शिन्यान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? यांग याची ने गुस्से में अपनी आवाज ऊंची कर दी। यांग याची, मत सोचो कि मुझे तुम्हारी हरकतों का कुछ पता नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ और काम करूँ। मैं आज और अभी इस कंपनी से जा रही हूँ और अगले 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी का पेनाल्टी अमाउंट चुका दूंगी। थैंक यू वेरी मच। यांग याची के दांत गुस्से में भींच गए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती? अब तक वहां खड़े लोग गोल घेरा बना चुके थे, जैसे कोई ड्रामा देख रहे हों। यांग याची ने जब देखा कि सब देख रहे हैं तो चेहरा शांत रखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ठीक है, उसने झुंझलाकर कहा, एक बार तुमने स्टार पाथ एंटरटेनमेंट छोड़ दिया, फिर तुम कुछ नहीं रहोगी। मैं तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर करवा दूंगी। ही शिन्यान ने मुस्कुराकर कहा,
उसका तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। फिर वो धीरे से आगे झुकी और यांग याची के कान में फुसफुसाई, तुम जानती हो मैं भी ही फैमिली की बेटी हूँ, है ना? ओह माफ करना, सही कहा जाए तो मैं ही फैमिली की अकेली और असली बेटी हूँ। इतना कहकर ही शिन्यान वहां से चल पड़ी। यांग याची वही खड़ी कांपती रही, गुस्से और डर दोनों से। उसे पता था अब तो ली युयान भी उसे नहीं छोड़ेगी। उसने तो ही शिन्यान को नीचा दिखाने के लिए ही इस कंपनी में एंट्री ली थी। अब सब प्लान ध्वस्त हो गया। धीरे धीरे भीड़ भी बिखर गई और सब फिर अपने अपने कामों में लग गए। कुछ मिनट पहले एक कोने की कुर्सी पर अंधेरे में बैठा था गु येचेन। वो काले रंग के सूट में इस तरह बैठा था कि जैसे अंधेरे में समा गया हो। लोगों की चापलूसी से बोर हो चुका था, इसलिए खुद ही कोने में बैठ गया। लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए भी एक इंसान से नहीं हटी थीं, ही शिन्यान। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अंधेरे में भी उसकी आंखों की गर्माहट और स्नेह साफ नजर आ रहा था। लगता है इस बार उसके छोटे भाई ने सही काम किया, क्योंकि भाई के बीमार हो जाने के चलते उसे जबरन इस पार्टी में आना पड़ा। लेकिन अब तो ये पार्टी वाकई दिलचस्प हो गई थी। वो अब तक 3 केक खा चुकी थी और चौथे पर थी। खाने में भी इतनी खूबसूरत। गु येचेन की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी जब उसने देखा कि अब वो खाना बंद कर चुकी है। तभी अचानक एक चीख और फिर कांच के टूटने की आवाज आई। गु येचेन खड़ा हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बैठ गया। अब क्या कर रही है ये? जैसे जैसे पूरा सीन खुलता गया, उसकी मुस्कान और गहरी होती गई। वाह, मेरी होने वाली पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए, चालाक और ताकतवर। जब सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, गु येचेन भी अंधेरे से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, लोग उस पर टूट पड़े, बटरिंग करने, हाय हेलो बोलने। मगर उसका ध्यान कहीं और ही था। ही शिन्यान ने एक ग्लास वाइन खत्म किया और खाली ग्लास वेटर को दे दिया। फिर अपने माथे पर हाथ रखकर खुद को कोसा। ओह नहीं, मैं भूल गई थी कि 8 साल पहले की मेरी शराब सहने की ताकत अब नहीं रही। सिर्फ एक ग्लास वाइन से ही उसे चक्कर आने लगे। ये वो समय था जब उसने इंडस्ट्री में कदम रखा ही था। थोड़ी नशे में डगमगाते हुए उसने वॉशरूम की तरफ जाना शुरू किया। गु येचेन की आंखें चमक उठीं। क्या वो उसी की तरफ आ रही है? वाह, शायद उसे मेरी मदद चाहिए, उसने सोचा और खुद को शांत रखने की कोशिश की। लेकिन तभी ही शिन्यान एक मोड़ मुड़कर गायब हो गई। क्या? गु येचेन ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब वो मुझे देखने नहीं आ रही थी? सीईओ गु, एक बूढ़ा आदमी वाइन लेकर उसकी तरफ आया। दफा हो जाओ, गु येचेन ने गुस्से में कहा और उसी हॉलवे की तरफ बढ़ गया जहां ही शिन्यान गई थी। ही शिन्यान वॉशरूम में आईने में खुद को देख रही थी। हाय, कितनी सुंदर हूं मैं। काश ये खूबसूरती हमेशा बनी रहती। उसने धीरे से ठंडे पानी से चेहरा धोया। मेकअप तो बहुत हल्का ही लगाया था, तो चेहरे में खास फर्क भी नहीं आया। आह! अचानक किसी ने उसकी गर्दन पर मारा और उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। बेसुध होने से पहले उसने झलक देखी। ये यांग याची नहीं थी। एक आदमी ने वॉशरूम का दरवाजा खोला, इधर उधर देखा और जब किसी को नहीं पाया तो ही शिन्यान को पीठ पर उठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। 19वें फ्लोर पर पहुंचकर उसने कमरे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था एक मोटा, बूढ़ा आदमी। लो, ये रही, उस आदमी ने कहा और ही शिन्यान को उसके हवाले कर दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। क्या सुंदर माल है। वो आदमी उसे कमरे में छोड़कर चला गया। अब बूढ़े की आंखें ही शिन्यान पर टिकी थी। उसने अपनी शर्ट उतार दी। मोटा सा पेट दिखने लगा। जैसे ही उसने पैंट खोलनी चाही, तभी डोरबेल फिर से बजी। गुस्से में बिना शर्ट पहने ही वो दरवाजा खोलने गया। अब क्या मुसीबत है? लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। सीईओ गु, चैप्टर 7, क्रेजी और स्टूपिड। सीईओ गु, उसे मुझे दे दो। गु येचेन की आवाज इतनी ठंडी थी कि वो बूढ़ा आदमी थरथरा गया। हाँ,
आप क्या कह रहे हैं, सीईओ गु? बूढ़े आदमी को अंदाजा हो गया था कि गु येचेन किस लड़की की बात कर रहा है, लेकिन उसे ये काम करने के पैसे मिले थे। वो इतनी आसानी से लड़की को जाने नहीं देना चाहता था। उसे मुझे दो, गु येचेन ने फिर दोहराया। इस बार आवाज और भी भारी और सख्त थी। जी साहब। वो बूढ़ा सिर्फ एक छोटी सी कंपनी का मालिक था। भला वो गू कॉर्पोरेशन जैसे बड़े घराने से कैसे टक्कर ले सकता था? जितने पैसे उसे मिले थे वो अब तिनके जैसे लग रहे थे। अगर उसने सीईओ गू को नाराज कर दिया तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। डरते डरते उसने ही शिन्यान को बिस्तर से उठाया और दरवाजे तक लाया। जैसे ही गु येचिन ने उस गंदे आदमी के हाथों में अपनी औरत को देखा, उसका चेहरा गुस्से से स्याह हो गया। ये लो। वो आदमी धीरे धीरे कांपते हुए लड़की को उसकी बाहों में थमा गया। पसीने में भीगता हुआ नजरें जमीन पर गड़ा दी, जैसे दुआ कर रहा हो कि ये खतरनाक आदमी जल्दी से चला जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को गंदा करने की? गु येचेन ने गुस्से से कहा और बिना पीछे देखे ही शिन्यान को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाकर चला गया। वो बूढ़ा आदमी अंदर बैठा कांपता रह गया। मेरी औरत? तो क्या वो एक्ट्रेस सीईओ गु की गर्लफ्रेंड है, या क्या पता पत्नी? लेकिन गु येचेन तो अब तक कुंवारे थे। ना शादी की कोई खबर, ना अफवाह। अब तो उसके होश ही उड़ गए। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी आंखों में डर से आग भर आई। यांग याची। कैसा रहा? यांग याची ने पूछा। तुम पागल हो या बेवकूफ? तुम मुझे बर्बाद करवाना चाहती हो क्या? वो आदमी अब डर से नहीं, गुस्से से कांप रहा था। यांग याची ने ली युयान की तरफ देखा, जो उसके बगल में बैठी थी। क्या मतलब? अगर उस लड़की को पता चल गया कि तुम इसके पीछे हो, तो तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें पता है कौन उसका सपोर्ट कर रहा है? यांग याची ने स्पीकर ऑन कर दिया ताकि ली युयान भी सुन सके। तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो आदमी अब बिल्कुल चुप रहने वाला नहीं था। उसने ठहाका मारा। लगता है तुम्हें पता ही नहीं कि वो लड़की किसके साथ जुड़ी है। मैं तुम्हारी तबाही देखने का इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर यांग याची का नंबर ब्लॉक किया, अपनी शर्ट पहनी और होटल से निकल गया, यही दुआ करते हुए कि सीईओ गु उसे बर्बाद ना कर दे। 33वीं मंजिल प्रेसिडेंशियल स्वीट में ऐसी पूरी ताकत पर चल रहा था। कमरा तो वैसे ही ठंडा था, अब तो जमा देने वाला लग रहा था। एक आदमी पूरी तरह काले सूट में सोफे पर बैठा था, हाथ में रेड वाइन का ग्लास, और चेहरे पर इतनी ठंडक और गंभीरता जैसे बर्फ से बना हो। लेकिन उसे तो ठंड पसंद थी। पर बिस्तर पर जो छोटी सी लड़की पड़ी थी, वो कंबल में सिमटी जा रही थी, एकदम गेंद सी गोल। गु येचेन ने भौहें सिकोड़ ली। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दो और फिर निकल जाओ, उसने अपने असिस्टेंट चेन शाओ से कहा। चेन शाओ ने तुरंत थर्मोस्टेट बढ़ाया और फिर 1 सेकंड भी रुके बिना कमरे से भाग निकला, मानो मौत से बच निकला हो। गु येचे ने एक ही घूंट में पूरी वाइन खत्म की और धीरे धीरे बिस्तर की तरफ गया। ही शिन्यान अब थोड़ा आराम से सो रही थी। कंबल की पकड़ भी थोड़ी ढीली हो गई थी। गु येचेन बेड पर उसके पास धीरे से बैठ गया, इतना सॉफ्टली कि वो जाग न जाए। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसकी त्वचा पर ऐसी हल्की चमक दे रही थी जैसे कोई परी सो रही हो। वहीं चांदनी ने गु येचेन का चेहरा भी रोशन किया, पर इस बार उस चेहरे पर सख्ती नहीं, कोमलता और सुकून था। उसने पहली बार ऐसा महसूस किया जैसे अब जाकर उसकी 26 साल की जिंदगी में कोई मतलब आया हो। शायद लव एट फर्स्ट साइट वाकई होता है। फिर वो चुपचाप उठा, एक ब्लैक सिल्क बाथरोब पहना और लड़की के माथे पर हल्का सा किस करके खुद भी दूसरी तरफ लेट गया। उसे मुस्कुराते हुए नींद आ गई। इतने सालों बाद उसने इतनी जल्दी नींद पाई थी। अगली सुबह ही शिन्यान की नींद पक्षियों की चहचहा से खुली। उसने आंखें मलीं और फिर सामने बिस्तर की चादर पर नजर पड़ी। रुको, ये तो नीली चादर है।
मेरी तो सफ़ेद थी। और तभी कल की सारी यादें एकदम दिमाग में कौंध गईं। आह है। कमरे में उसकी जोरदार चीख गूंज गई। वो एकदम उठ बैठी और सामने देखने लगी। नहीं, नहीं, क्या मैं फिर यांग याची के जाल में फंस गई? क्या इतिहास फिर दोहराया गया? क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? उसका चेहरा ऐसे सिकुड़ा जैसे अभी रो देगी। तुम जाग गई हो। एक गहरी, भारी आवाज उसके बाएं तरफ से आई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने देखने की हिम्मत नहीं की। पक्का कोई बूढ़ा, मोटा, गंदा आदमी होगा, उसने मन में सोचा, जिसे देखकर उल्टी आ जाए। लेकिन जिज्ञासा ज्यादा भारी पड़ गई। धीरे धीरे गर्दन घुमाई और सामने गु येचेन। ही शिन्यान की आंखें फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने नीचे देखा। कपड़े तो पहन रखे हैं। थोड़ा सुकून मिला। गु येचेन बिना कोई ड्रामा किए सीधा बोला, मैंने तुम्हें बचाया है। बचाया? ही शिन्यान ने शक भरी नजर से देखा। मैं वॉशरूम के पास था। देखा कि कोई तुम्हें बेहोश कर रहा है। मैं उसका पीछा करते करते कमरे तक गया। लेकिन चिंता मत करो, कुछ हुआ उससे पहले ही मैं आ गया। ही शिन्यान ने चारों तरफ नजरें घुमाईं। कमरे की साइज तो बहुत बड़ी है। फिर खुद को झटका दिया। फोकस। मुद्दा ये नहीं है। ओह, धन्यवाद। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलती हूँ। वो फौरन बिस्तर से कूदी, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सच कहें तो वो गु येचेन से थोड़ा डरती थी। गु फैमिली पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी। और इस वक्त गु येचेन उस साम्राज्य का शिखर था। एक ऐसा आदमी जिसने गु कॉरपोरेशन को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। उसे खतरनाक, चालाक और बिल्कुल भी भोला नहीं माना जाता था। और ही शिन्यान, वो तो खुद को मासूम समझती थी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर पहुंचा, वापस आओ, पीछे से गु येचेन की आवाज आई। खतरनाक और हुक्म चलाने वाली। चैप्टर 8। मेन बहुत खूबसूरत हूँ। जैसे ही जिनियन का हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, अचानक एक खतरनाक आवाज सुनाई दी। वापस आओ। उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि ही जिनियन की पूरी बॉडी मानो किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। वो फौरन पलटी और बिना कुछ कहे बेडरूम में वापस आकर बिस्तर पर बैठ गई। ये आदमी सच में डरावना है, ही जिनियन ने मन ही मन सोचा, और हैरान हुई कि वो कैसे एक ऐसे बड़े आदमी के साथ उलझ गई। गु येचेन को ही जिनियन का चेहरा पसंद नहीं आया। क्या वो सच में इतना डरावना था? मैंने तुम्हारी जान बचाई, गु येचेन ने फिर से कहा। जिनियन ने सिर हिलाया, यानी समझ चुकी थी। तो तुम इसके बदले में क्या करोगी? क्या? ही जिनियन की आवाज निकली। उसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ताकतवर आदमी, गु येचेन, उससे कुछ बदले में मांगेगा। गु येचेन ने एक आईब्रो ऊपर उठाई और ऐसा लगा कि वो और भी ज्यादा डरावना, लेकिन साथ ही और भी आकर्षक हो गया। देखो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, तुम उसे कभी खत्म नहीं कर सकोगी। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम खुद से नहीं पा सको। तो तुम क्या चाहती हो? ही जिनियन ने जल्दी से गु येचेन का चेहरा देखा और माथा सिकोड़ लिया। उसे लगा, कहीं उसे ये चेहरा पहले देखा हो। मैं तुम्हें चाहती हूँ। वाह, सीधा सीधा मामला। ही जिनियन कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द ही नहीं बन पा रहे। चलो, एक डील करते हैं। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और बदले में तुम जो चाहो वो ले सकती हो। जो चाहो? ही जिनियन ने दोहराया। गु येचेन ने सिर हिलाया। जो चाहो। ही जिनियन ने सोचा कि वो अभी ज्यादा कुछ नहीं चाहती, लेकिन भविष्य में उसे जरूर मदद की जरूरत पड़ सकती है। बहुत सी चीजें थीं जो वो अकेले नहीं कर सकती थी, लेकिन गु येचेन से मदद मिल सकती थी। ये डील कितने टाइम तक चलेगी? ही जिनियन ने पूछा। गु येचेन ने आराम से सोफे पर पीठ टिका ली। जब तक मेरा मन करे। और वो कब तक होगा? हमेशा। ही जिनियन चुप हो गई। इस आदमी से बात करना वाकई मुश्किल था, लेकिन क्या किया जा सकता था?
वो राजा था और वह बस एक मामूली इंसान। जिनियन ने होंठ काटे और खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये डील ठीक है या नहीं। गु येचिन, पूरे देश का सबसे ताकतवर आदमी, उसकी मदद से उसकी करियर और बदला आसान हो सकते थे। और क्या यही वो नहीं चाहती थी? प्यार अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसकी डील का दूसरा हिस्सा ज्यादा मायने नहीं रखता था। लगता था कि इस डील में उसे ही फायदा हो रहा था। मेरे पास इस डील का हिस्सा है, ही जिनियन ने गु येचिन की आंखों में देखकर कहा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गु येचिन मुस्कुराते हुए, किस बात में? पूछा। हर चीज में। मेरी करियर, मेरी जिंदगी, जो भी मुझे मदद चाहिए हो। लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारे लिए सब आसान होगा। गु येचिन चुप था, क्योंकि ये जवाब उसने सोचा नहीं था। ही जिनियन ने गला साफ किया और बोली, सोचो, मैं अपनी जवानी और खूबसूरती के बेहतरीन साल इस डील के लिए दे रही हूँ। तो जो मैं मांग रही हूँ, वो कुछ ज्यादा नहीं है ना? गु येचिन ने सिर हिलाया। ये तो बहुत ही कम मांग रही थी। लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? ही जिनियन को ये बहुत अजीब लगा। क्या ये आदमी उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा था? गु येचिन ने नजरें फेर ली और कुछ सेकंड बाद बोला, हाल ही में मेरे बारे में अफवाहें फैली है कि मैं गे हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा। इस वजह से मेरी इमेज और काम पर असर पड़ रहा है। तो इसे साफ करने के लिए डेटिंग करना सबसे आसान तरीका है। पहली बार गु येचिन को झूठ बोलते हुए थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। पहले तो वो बिना पलक झपके झूठ बोल सकता था, लेकिन अब वह ही जिनियन की आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल पा रहा था। ठीक है। क्या इसका मतलब है कि वो बस बहुत ही किस्मत वाली थी कि इस आदमी से टकरा गई और उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन गई? ही जिनियन ने सिर हिलाया। तुमने सही फैसला लिया है मुझे चुनकर। कैसे? गु येचिन ने पूछा। ही जिनियन ने अपने बालों को घुमाकर आत्मविश्वास से कहा, शुरुआत में मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और फिर मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ। आखिरकार मैं सच में बेहद खूबसूरत हूँ। गु येचिन, इतने सालों में उसने बेहिचक लोग देखे थे, लेकिन इतनी बेझिझक लड़की कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसे ये पसंद आया। ही जिनियन हंसते हुए बोली, इतना गंभीर मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन ये पॉइंट नहीं है। असल में मैं एक बेहतरीन चॉइस हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास से पैसे नहीं मांग रही, नहीं प्यार मांग रही हूँ। बस गु येचिन की पार्टनर का टाइटल और तुम्हारी मदद चाहिए। गु येचिन मुस्कुराया। गु येचिन की पार्टनर का टाइटल अपने आप में काफी कुछ है। अगर तुम उसका गलत इस्तेमाल कर लोगों से धोखा करोगी तो? ही जिनियन ने बालों की लट घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, जीने में मजा आता है तो क्यों अपने ही खड्डे में कूदूं? खासकर उसके लिए, क्योंकि वो पहले ही एक बार मर चुकी थी। इस बार जिंदगी का वो हर पल और भी कीमती था। ओह, और हाँ, अगर मैं मुसीबत में फंस गई तो तुम मुझे बचाना। ही जिनियन को याद आया, जो कुछ भी कल हुआ था, उसके बाद उसने समझ लिया था कि वो अकेले अपनी सारी साजिशों से नहीं निकल सकती थी। अगर ली युयान जैसे लोग फिर से जाल बिछाएं, तो उसे किसी सुपर हीरो की जरूरत होगी। और गु येचिन से बड़ा सुपर हीरो कौन हो सकता है? चैप्टर 9, तकदीर। डील तय होने के बाद ही जिनियन फिर से जाने के लिए उठी। इस बार गु येचिन ने तय किया कि वह भी उसके साथ जाएगा। जब ही जिनियन ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, एक तेज छवि अचानक उसके दिमाग में घुसी, जिससे उसके सिर में तेज दर्द हुआ। आह! ही जिनियन ने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर उसे जोर से पकड़ा, कोशिश की कि वह छवि फिर से ठीक से देख सके। एक चेहरा था, लेकिन वो बहुत धुंधला था। मिस ही, क्या कुछ गलत है? गु येचिन ने पूछा। वो बहुत चिंतित था, लेकिन उतना भी नहीं दिखा सकता था ताकि ही जिनियन को शक न हो। वो छवि दूसरी बार आई और इस बार ही जिनियन ने उस चेहरे को साफ देखा। वो चेहरा एक आदमी का था और वो बेहद खूबसूरत था, लगभग परफेक्ट। धड़ाम, खून की गंध और सुलगते हुए फुसफुसाहट की आवाज। कदमों की आवाज तेज हो रही थी
और फिर एक चेहरा, वही चेहरा। ही जिनियन मुड़ी और अपने सिर में हो रहे जलते दर्द को नजरअंदाज करते हुए उस चेहरे को देखा। वो दोनों होटल से बाहर निकले और गु येचिन ने अपने ड्राइवर से कहा कि ही जिनियन को XX फिल्म यूनिवर्सिटी तक छोड़ दे। पूरे कार सफर में ही जिनियन के दिमाग में गु येचिन का चेहरा ही बार बार आ रहा था। वही आदमी, जिस चेहरे को उसने अपनी मौत से पहले आखिरी बार देखा था, वही गु येचिन था। ही जिनियन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी कोशिश की कि वह अपनी कार एक्सीडेंट की यादें वापस ला सके। कुछ ही मिनटों में वह यादें वापस आईं। कार का दरवाजा बंद हुआ और फिर वो उसके पास आया। क्या वही था जिसने उसे टक्कर मारी थी? ही जिनियन ने आंखें खोलीं और चौंकते हुए समझा कि यही सच था। उसकी पिछली जिंदगी में गु येचिन ही वह था जिसने उसे मारा था। शायद उसने जानबूझकर नहीं किया था, और शायद ही जिनियन को उसे धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उसी दुर्घटना ने उसे अतीत में वापस भेज दिया, एक दूसरा मौका दिया। साथ ही अगर वो दुर्घटना नहीं होती तो ली युयान और उसकी माँ ली हुइरन तो उसे किसी न किसी तरीके से खत्म ही कर देती। ही जिनियन मुस्कुराई जैसे ही कार स्कूल के सामने रुकी। वह फिर से एक पूरी तरह से अलग स्थिति में मिले थे। इसका मतलब था कि उसने अपनी दूसरी जिंदगी में चीजें बदलने में सफलता पाई थी। शायद ये तकदीर थी। ही जिनियन डॉम में वापस आई और डब्ल्यू मिंग को रोते हुए देखा। क्या हुआ? ही जिनियन ने पूछा। यान यान, डब्ल्यू मिंग चिल्लाई और उसके पास दौड़ते हुए आई। तुम कहाँ थी? तुम पूरी रात कहाँ गायब हो गई? मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थी। तुमने मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया, न ही मेरे मैसेजेस का। होटल ने भी कहा कि तुम वहां नहीं थी। मुझे लगा कि कुछ हो गया है तुम्हारे साथ। ही जिनियन ने धैर्य से डब्ल्यू मिंग के आंसुओं को पोंछा, जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं किया था। डब्ल्यू मिंग हमेशा बहुत इमोशनल रही थी, और ही जिनियन आमतौर पर उसे उसकी लंबी और नाटकीय हरकतों के साथ नहीं झेल पाती थी। लेकिन शायद इस बार वो अधिक परिपक्व हो गई थी। जब उसने डब्ल्यू मिंग को रोते हुए देखा तो वह उसके लिए सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सकी। चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ हुआ था, लेकिन वो बुरा नहीं था। मेरा फोन खत्म हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे मैसेजेस और कॉल्स नहीं देखे। अब रोना बंद करो, सब ठीक है, मिंगा। कुछ मिनट बाद डब्ल्यू मिंग ने रोना बंद किया और ही जिनियन की कहानी सुनने के लिए बैठ गई। क्या? गु येचिन, गु कॉर्पोरेशन का गु येचिन? वो सुपर हैंडसम और डरा देने वाला गु येचिन? डब्ल्यू मिंग ने चौंकते हुए कहा। ही जिनियन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है ये चौंकाने वाला है, लेकिन हमारे लिए ये मददगार होगा। और फिर मैं अभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हूँ, तो वह मुझे जरूर मदद करेगा। डब्ल्यू मिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, बस ये सुनिश्चित कर लेना कि तुम खुश रहो और वह तुम्हारा शोषण न करे। ही जिनियन मुस्कुराई। चिंता मत करो, वो ऐसा नहीं करेगा। डब्ल्यू मिंग पूरी तरह से शांत हो गई जब ही जिनियन ने उसे वादा किया कि वह उसके लिए फ्राइड चिकन खरीदेगी, और फिर वह चुपचाप अपना होमवर्क करने लग गई। ही जिनियन का फोन चार्ज हो चुका था और उसे देखा कि उसने गु येचिन से एक मैसेज प्राप्त किया था। उसने उसे अपना नंबर दिया था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी मैसेज करेगा। गु येचिन, अब हम रिश्ते में हैं तो तुम्हें मेरे साथ रहकर रहना चाहिए। गु येचिन ने आधे घंटे तक ये सोचते हुए मैसेज लिखा कि उसे किस तरह से भेजे, और आखिरकार उसने अपने असली व्यक्तित्व के हिसाब से एक डोमिनेंट टोन में लिखा। अब वो फोन की स्क्रीन को घूरते हुए एक जवाब का इंतजार कर रहा था। ही जिनियन ने मैसेज को जल्दी से पढ़ा और जवाब दिया। नमस्ते मिस्टर गो, मैं अभी आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाली हूँ, तो मैं ही परिवार के हवेली में वापस जाऊंगी। आपके ऑफर के लिए धन्यवाद। ही जिनियन ने गहरी सांस ली और अपना फोन बंद कर दिया। ही परिवार की हवेली उसके दादा की थी, जिन्होंने कई सालों तक उसे डिजाइन और सजाया था। वह हवेली उसकी पुरानी अच्छी यादों से भरी हुई थी। उसकी माँ,
पिता और दादा के साथ बिताए गए पल। लेकिन अब वह ली युयान और ली हुइरन से दागी हो चुकी थी। ली युयान और ली हुइरन, अब समय आ गया था कि वह अपनी जिंदगी की सारी चीजें वापस ले। वह उन्हें हवेली को और गंदा नहीं करने दे सकती थी। गु येचिन ने जैसे ही फोन बजा सुना, उसे तुरंत उठाया, कुछ ऐसा जो उसने कभी बोर्ड मीटिंग्स के दौरान नहीं किया था। सभी उच्च स्तरीय प्रबंधक एक साथ मुड़े और देखे कि ये महत्वपूर्ण संदेश किसने भेजा है। अगली सेकंड कमरे में सभी ने महसूस किया कि एक ठंडी हवा आई और कमरे का तापमान घट गया। सीईओ गु का चेहरा पहले उत्साही था, अब गुस्से में बदल चुका था और वह बहुत डरावना लग रहा था। कमरे में सभी लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे, जैसे वे इंतजार कर रहे थे कि उनका बॉस इस मैसेज को खत्म कब पढ़ेगा। गु येचिन ने बार बार मैसेज को पढ़ा, जैसे वह ये उम्मीद कर रहा हो कि अगर वो बार बार पढ़े तो शायद वह बदल जाए। आखिरकार उसने हार मान ली और उसके कंधे झुक गए। ठीक है, उसने निराश होकर जवाब दिया। चैप्टर 10, पहला डेट। समय तेजी से बीत रहा था और ही जिनियन ज्यादातर दिनों में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। सूज हाइमिंग एक बार उसे माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन ही जिनियन ने सुरक्षा गार्ड को बुलाया और उसे स्कूल से बाहर करवा दिया, और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। यांग याकी ने होटल के घटना के बाद उससे संपर्क नहीं किया और ही जिनियन भी उससे और कंपनी से दूर रही। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वह उस कंपनी को छोड़ने वाली थी जो उसकी पिछली जिंदगी में उसे रोक कर रखी थी। अब कुछ भी उसे रोकने वाला नहीं था। एक हफ्ता बीत चुका था और तब से गु येचिन से कोई मैसेज नहीं आया था। ही जिनियन ने भी उसे परेशान नहीं किया क्योंकि उसे अभी किसी मदद की जरूरत नहीं थी। ही जिनियन अपनी आखिरी क्लास के बाद वापस जा रही थी और उसकी आंखें लगभग बंद हो रही थी। विश्वविद्यालय के सिर्फ 3 दिन और थे, फिर स्कूल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब था कि इस हफ्ते सारे फाइनल्स भी थे। ही जिनियन को अपनी पिछली जिंदगी से कुछ चीजें याद थीं, तो टेस्ट ज्यादा कठिन नहीं थे। फिर भी कई घंटों तक टेस्ट देना बहुत थकाऊ था। दिंग, गु येचिन, मैं तुम्हें 30 मिनट में स्कूल से उठाने आऊंगा। ही जिनियन ने मैसेज पढ़ा और माथे पर बल डालते हुए लिखा, कहा। 5 मिनट बाद गु येचिन ने अब तक जवाब नहीं दिया, तो ही जिनियन ने तय किया कि पहले वो तैयार हो जाए। ही जिनियन ने एक साधारण नीला शर्ट और शॉर्ट्स पहने, बालों को पोनीटेल में बांधा और बाहर निकली। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी ही जिनियन को वो गर्मी बहुत पसंद नहीं आई थी। तो जब उसे ये एहसास हुआ कि गु येचिन पहले ही पहुंच चुका था, तो वो खुश हो गई। कार पूरी तरह से काली थी और खिड़कियों से अंदर देख पाना नामुमकिन था, लेकिन ही जिनियन जानती थी कि ये उसकी कार थी। और कौन होगा जिसकी कार का नंबर XXXXXXX हो? नमस्ते। ही जिनियन कार में बैठी और सीट बेल्ट पहना। कहाँ जा रहे हैं? कुछ ही सेकंड पहले कार में गु येचिन के गुस्से के कारण ठंडक और डर का माहौल था, लेकिन जैसे ही जिनियन कार में बैठी, जैसे सर्दी से गर्मी की ओर एक तेज बदलाव हुआ। ड्राइवर, जो गु परिवार के लिए लगभग 10 सालों से काम कर रहा था, खुद भी गु येचिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर हैरान था। जैसे ही जिनियन ने सीट बेल्ट पहन लिया, ड्राइवर ने स्कूल से बाहर निकलकर कार चला दी, लेकिन ही जिनियन को उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। ही जिनियन स्कूल में टेस्ट देकर इतनी थकी हुई थी कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही सो गई। उसके सोने के बाद सिर्फ 5 मिनट में कार एक गंदे रास्ते के सामने रुक गई। हम पहुंच गए, ड्राइवर ने कहा, और तुरंत उसे गु येचिन का गुस्से से भरा हुआ कड़ा नजर मिला। ड्राइवर तुरंत चुप हो गया और एक भी आवाज नहीं निकाली। गु येचिन ने धीरे से अपनी सीट बेल्ट खोली और ही जिनियन के पास आया। उसने ही जिनियन के चेहरे से एक बाल को हटाया और उसका हाथ उसकी गाल के पास रुक गया। ही जिनियन ने आज कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत लग रही थी। गु येचिन की आंखों में वह परफेक्ट थी। वे दोनों लगभग आधे घंटे तक वैसे ही एक दूसरे के पास बैठे रहे,
जब तक गु येचिन ने आखिरकार उसे जगाने का फैसला किया। वह चाहता था कि ही जिनियन और सोए, क्योंकि वह जानता था कि वह अभी फाइनल्स दे रही होगी। लेकिन अगर वे यहाँ ज्यादा देर तक रुके रहते तो आकाश अंधेरा हो जाता, इससे पहले कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच पाते। माँ, ही जिनियन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और इधर-उधर देखा। क्या वे पहुंच गए थे? हम पहुंच गए, गु येचिन ने नरम आवाज में कहा, और ड्राइवर की रीढ़ में झुरझुरी हो गई। कब से मिस्टर गु इतनी नरमी से बात करने लगे थे? कहाँ हैं हम? ही जिनियन की आवाज कुछ मीठी सी थी, क्योंकि वो अभी अभी जागी थी, और वह गु येचिन का दिल छूने वाली लग रही थी। हालांकि वो खुद को रोकते हुए महसूस कर रहा था कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और ये उसे गुस्सा दिला रहा था। चलिए, गु येचिन और ही जिनियन कार से बाहर निकले और वे गंदे रास्ते पर चलने लगे। जब वे एक गेट के सामने रुके, प्राइवेट प्रॉपर्टी नो ट्रेसपासिंग बड़े लाल अक्षरों में लिखा हुआ था, जो गेट से लटका था। गु येचिन ने एक चाबी निकाली और गेट खोला, उसे धक्का दिया। ही जिनियन चारों ओर देख रही थी, और अब वो शक करने लगी थी कि गु येचिन उसे कहाँ ले आया था। ये जगह खाली और वीरान लग रही थी, जैसे रात के समय खतरनाक लोग यहाँ मिलते हों। क्या वह उसे कहीं फेंकने आ रहा था? या और भी बुरा, क्या वह उसे बेचने आ रहा था? ही जिनियन जानती थी कि वो भाग नहीं सकती थी, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि वे यहाँ कैसे आए। तो उसके पास एक ही विकल्प था, मिस्टर गु, उसने अपनी सबसे मीठी आवाज में कहा, मुझे येचिन बुलाओ। येचिन। ही जिनियन को अपनी ही आवाज सुनकर घिन महसूस हुई। मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। वापस चलो। ये डेट है, गु येचिन ने जवाब दिया। वह क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या ऐसा डरावना डेट होता है? ये तो साफ था कि सीईओ गु कोई रोमांटिक इंसान नहीं था। ही जिनियन ने गला क्लियर किया और एक नया तरीका अपनाया। वह गु येचिन के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे दाएं-बाएं घुमाने लगी। येचिन, मैं थक गई हूँ। मुझे चलना नहीं है। वापस चलो। वो नहीं चाहती थी कि उसे बेचा जाए। उसने दूसरी जिंदगी पाई थी। क्या वो फिर से फेल हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। गु येचिन अचानक झुका, और ही जिनियन डर के मारे कूद पड़ी। वह क्या करने जा रहा था? क्या ये कोई हमला था? गु येचिन ने पलटकर अपनी पीठ उसकी ओर की और एक घुटने के बल नीचे झुका। मैं तुम्हें उठाऊंगा। बैठ जाओ। क्यों वह इस यात्रा को इतनी जिद से जारी रखे हुए था? इसने ही जिनियन को और भी यकीन दिला दिया कि यह डरावना सीईओ उसे फेंकने ही वाला था। उसने क्या गलती की थी? ही जिनियन ने गु येचिन के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। गु परिवार देश का सबसे शक्तिशाली परिवार था, और उनके अंदर के रिश्ते बहुत जटिल थे। कई अफवाहें थीं कि गु येचिन ने अपनी कई परिवार के लोगों और दोस्तों को मारकर अपना पद हासिल किया था। वह क्रूर और चालाक था, और लोग कहते थे कि उसमें कोई भावनाएं नहीं थीं। उसके लिए उसे मारना एक चींटी को मारने जैसा था, और ये ही जिनियन को और भी ज्यादा डरा रहा था। वह नहीं मरना चाहती थी। फिर से नहीं। बैठ जाओ, गु येचिन ने कहा। मैं